So we were on the compounds of, not compounds, basically oxides of nitrogen को हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं बेटा? वी हैव 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. वरुण नजर आ रहा है? तुझे नजर आ रहा है पूजा? तो 5 ऑक्साइड में से सबसे पहला ऑक्साइड कौन सा है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O. सेकेंड ऑक्साइड कौन सा हमारा? नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे बोलते हैं NO. थर्ड ऑक्साइड कौन सा है? नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड विच इज N2O3. फोर्थ ऑक्साइड कौन सा हमारा? N2O4 विच इज डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिकॉज दिस इज द डाइमर ऑफ NO2. एंड द फिफ्थ ऑक्साइड हमारे पास कौन सा है बेटा? N2O5. तो ये 5 ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कभी भी N2 और O2 को डायरेक्ट रिएक्ट करके नहीं बनाया जा सकता, और अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए हम लोगों को क्या जरूरत होगा? वेरी हाई टेम्परेचर की हम लोगों को क्या होगी जरूरत, बिकॉज हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जनरल कंडीशंस पे क्या मान के चलते हैं? इनर्ट. ठीक है. तो एक तरीका हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, वो था शॉर्टकट वे कि अगर मेरे पास अमोनियम कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, चाहे अमोनियम नाइट्रेट है, चाहे अमोनियम नाइट्राइट है, चाहे अमोनियम डाइक्रोमेट है या फिर अमोनियम कार्बोनेट है, तो इनको हीट करके हमें क्या मिलता है, इसके ऊपर हम लोगों को जो है डिस्कशन करनी थी. वी वर डिस्कसिंग ऑन दिस. तो इसका शॉर्टकट तरीका या ट्रिक हमारे पास क्या था? आदित्य कैन यू रिकॉल? क्या था हमारा इसका ट्रिक? आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालिए इसमें से? वाटर. तो हमारे पास यहाँ 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम वाटर में कितने निकाल सकती हूँ? 2 निकाल सकती हूँ. तो अगर मैंने 2 वाटर यहाँ से निकालिए बेटा तो 4 H तो गए, 2 ऑक्सीजन भी गए, तो 1 ऑक्सीजन बचा, तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्शन हो जाएगा? N2O का. तो अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा N2O का डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, इसका प्रिपरेशन का तरीका क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. डू यू अंडरस्टैंड? तो हम लोग अगर इसकी डिस्कशन की बात करेंगे तो इसकी प्रिपरेशन में हम लोग आते हैं और हम लोग बोलेंगे कि दिस इज प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप डीकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट नाइट्रस ऑक्साइड. अच्छा, और अगर हम अमोनियम नाइट्राइट ले लें इंस्टेड, जैसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं ना कि अमोनियम नाइट्रेट को डीकम्पोज करा तो एक गैस मिली A, उसकी जगह हमने अमोनियम नाइट्राइट को डीकम्पोज किया, वी गॉट अनदर गैस B. बोथ ऑफ देम आर द कलरलेस गैसेस बट वन ऑफ देम इज व्हाट, अनदर वन इज व्हाट. A और B को आइडेंटिफाई करना है. तो अगर अमोनियम नाइट्रेट को डीकम्पोज करेंगे तो कौन सी गैस मिल रही है बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड. जबकि इसको डीकम्पोज करेंगे तो कितना पानी निकालोगे? अगेन 2 ही पानी निकाल सकते हो. अब दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, इंस्टेड आपको क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन गैस. राइट. तो अब एक चीज और याद रखिए बेटा, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक तरीके का न्यूट्रल ऑक्साइड है. दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. दिस इज नॉट एसिडिक और बेसिक, दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. ठीक है. इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड बाय डेंटिस्ट एज एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक के जैसे इसको हम लोग यूज करते थे. इसको हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस. वी कॉल इट एज लाफिंग गैस. N2O इज लाफिंग गैस. अगर आप इसकी ज्यादा मात्रा दे देते हो तो मर जाता है आदमी, इसलिए ज्यादा मात्रा नहीं देते. डेंटिस्ट वगैरह भी अगर इसे एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, आखिर उसको इंसान को जिंदा रखना है. ठीक है. तो कम मात्रा में इसे यूज किया जाता है, ज्यादा मात्रा में कल्टी हो जाता है आदमी. लाफिंग गैस इसे बोला जाता है. साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड. बेटा जैसे आप लोगों को बोला गया था ना एक लिस्ट बना लेना एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है विच ऑफ देम इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जेई में तो इस साल भी सवाल आया था. तो ऐसे ही एक लिस्ट बनाई जाएगी न्यूट्रल ऑक्साइड्स की. तो एसिडिक बेसिक तो अपन लोग पहचान लेते हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होती है हमारे पास? न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में. तो न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में 2 बंदे आ गए आपके पास. एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ चुका है, एक बंदा कौन आ चुका है? N2O. दोनों ही कौन है? न्यूट्रल ऑक्साइड. बात क्लियर?
ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ आती है। अमोनियम नाइट्राइट को अगर डिकम्पोज कर देते हैं क्या मिल जाती है? नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। अच्छा, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? 7 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन मतलब मैक्सिमम 4 वाटर निकाल सकते हो। तो अगर 4 वाटर मैंने निकाले तो 8 ऑक्सीजन तो गायब, 4 ऑक्सीजन निकल गए मतलब 3 ऑक्सीजन बचेंगे, तो मतलब Cr2O3 बनेगा। साथ में नाइट्रोजन कितनी बच गई? 2 बच गई, तो नाइट्रोजन गैस भी वॉल हो जाएगी यहाँ से। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना कि इनको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस किससे मिलेगी, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे, राइट। अमोनियम कार्बोनेट, जब कार्बोनेट आता है बेटा सबसे पहले क्या निकाला जाता है उससे? CO2, ठीक है। CO2 निकालते ही हाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और 2 8 हो गए, और ऑक्सीजन तो 3 ही है लेकिन, तो इसका मतलब सिर्फ वाटर कितने निकाल पाएंगे? 3। तो अगर 3 वाटर निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितने चाहिए मुझे? 6। अच्छा, एक बचा, 2 तो CO2 में निकल गए, तो 1 बचा ना। 1 बचा मतलब 1 वाटर निकाल सकते हो। तो अगर 1 वाटर निकाला तो ऑक्सीजन कितने निकले? 1 ऑक्सीजन पूरे, हाइड्रोजन 2, और कितने यहाँ पे कितने बच गए ऑक्सीजन हमारे पास? 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 2 अमोनिया, ठीक। तो अमोनिया की प्रिपरेशन, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन, सारे कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स। बात समझ आई? अच्छा, अब हम N2O पे बैक डिस्कशन करते हैं। N2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? दिस इज व्हाट इज माय N2O इज, ये होता है हमारे पास N2O। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से होता है। इसमें जो बीच वाला नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बनाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। ये वाला ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाने की वजह से इस पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। 2 बॉन्ड बनाता तो कोई चार्ज नहीं आता। तो समवॉट लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। अगर आप इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आप इस बॉन्ड को इधर गिराएंगे और इस बॉन्ड को इधर कर देंगे। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है इस तरीके से, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। We can have this kind of a structure also. So both of them are the structure of nitrous oxide N2O. बात क्लियर? हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोग इन्हीं को डिस्कस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको इसमें जो चीज बताई है वो ये है कि ये न्यूट्रल है, इसका आगे काफी काम आने वाला है। बात क्लियर हुई? अच्छा, N2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा ये छोड़ो, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आप उसमें क्या चेक करते हैं? हाँ, कौन से? वैलेंस, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नहीं पूछ रही। तो नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2 नाइट्रोजन 14, इसमें टोटल कितने होते हैं? 8। तो 14 + 8 कितना हुआ मेरे पास? क्या ऑड है? नहीं। इसका मतलब दिस इज नॉट अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है। इट इज नॉट अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NO, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NO भी एक तरीके का न्यूट्रल ऑक्साइड है। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में 3 बंदे आ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों ही ऑक्साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल। हालांकि ये तीनों ही ऑक्साइड नॉन मेटल के हैं, तो मतलब एसिडिक होने चाहिए, पर एसिडिक नहीं होते। क्या होते हैं? न्यूट्रल, ठीक। अच्छा, ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। दिस इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होता है? डाइमराइज करना चाहता है। तो आपको लगता है ये बंदा डाइमराइज करेगा? हर ऑड इलेक्ट्रॉन
स्पीशीज क्या करना चाहता है बेटा, डाइमराइज करना चाहता है ना, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, इवन कर ले। बट ये पर्टिकुलर स्पीशीज डज नॉट डाइमराइज, ये डाइमराइज नहीं करती है। क्यों नहीं करती, इसका रीजन हम देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताइए, व्हाट इज द एमओटी ऑफ NO? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर तो लीनियर ही आएगा ऑफ कोर्स। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो तो रहना ही है सेम, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। सबसे पहली चीज़, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, लेकिन जब मैंने MOT पढ़ाया था, मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि MOT जो है, हम लोग जो डिस्कस करते हैं MOT, जिसमें हम अगर ऑर्डर लिखते हैं तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, टेकिंग z एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। That is only valid for homonuclear species having 20 maximum electron. But ये वाला species कौन सा है बेटा, हेट्रोन्यूक्लियर। जब हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज आता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्बिटल नीचे चले जाते हैं लोअर एनर्जी के, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनके ऑर्बिटल हाई एनर्जी के चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं रहता जैसा रहना चाहिए। तो हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी MOT डायग्राम वो वाला वैलिड नहीं है जो हम करते हैं सिग्मा वाइज वाला, ना ही इसके लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड नहीं है। बट इन दोनों के लिए जो वैलिड होता है उसको बोला जाता है कॉल्सल डायग्राम, जो मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाऊंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इस लिगेंड्स के अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, उसको डिस्कस करने के लिए विल बी डूइंग कॉल्सल डायग्राम देयर। अब चाहे आप कॉल्सल डायग्राम अपनी कंसिडरेशन में लो, चाहे नॉर्मल डायग्राम लो, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है। और अभी मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड करना चाह रही हूँ, तो मैं कॉल्सल क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया है, मैं सिग्मा नॉर्मल वाला बॉन्ड ऑर्डर जो है, मतलब जो MOT है वो लूंगी पिक्चर में, ठीक है। तो मेरे पास है KKLL, मतलब सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, ये तो सब में सेम ही रहना है। फिर है अपने पास 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। इन्हीं डायग्राम को अगर मैं पिक्चर में लेती हूँ तो 7 + 8 मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन में इसमें भरूंगी तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15, यही हुआ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आया है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। इसको तो हटा दो, इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग सब कैंसिल ही हो जाना है, यहां से गिनते हैं। बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितना आ रहा है 5/2, मतलब ये कितना हुआ, अच्छा ये तो 2 और 2 4 2 6 - 1 मतलब 2.5, हाँ या ना। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, ठीक है। और अपने को क्या पता है शॉर्टकट में कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ता है, हाँ या ना। तो अगर सोचो मैं इसको डाइमराइज कराने लगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, अब 15 और आएंगे, है ना। तो वो 15 वाला इलेक्ट्रॉन अब इसी के आगे तो कंटिन्यू होगा ना, तो मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब किस में डलेगा, इसमें ही डलेगा, एंटी बॉन्डिंग में डलेगा। जैसे ही आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने लगते हो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और बॉन्ड ऑर्डर कम होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। इसलिए NO बीइंग अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नेवर ट्राइज टू डाइमराइज बिकॉज इट्स last outermost electron is present in anti-bonding pi star orbital. If it will dimerize, the more of the electrons will enter anti-bonding and will going to decrease the bond order, hence its stability would be decreased. बात क्लियर हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। हर जगह कई जगह इंडियन ऑथर की इनऑर्गेनिक की किताबों में ये चीजें गलत लिखी हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको दिखे उसको बिलीव मत करना, बिकॉज जो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ JDL में लिखा हुआ है और हुई में लिखा हुआ है, विच आर कंसीडर्ड एज द बेस्ट बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन्हीं को सच मान के चलेंगे, इंडियन ऑथर्स पे बिलीव नहीं करेंगे। इंडियन ऑथर्स पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं।
तो NO जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और डाइमराइज नहीं करता। वेरी क्लियर विद द फैक्ट। क्यों? क्योंकि उसका ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। बोलो बात क्लियर? तो इसको लिख लीजिए एक तो। ना NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा? जब आप NO प्लस बनाओगे तो अपना इलेक्ट्रॉन ये एंटी बॉन्डिंग वाला रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 3। तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जबकि NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2.5। इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से समझना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा। जब हम करेंगे ना अपना ब्राउन रिंग टेस्ट, उसमें NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सारी चीजें काम आएंगी, तो इसलिए बड़ा पर्टिकुलर रहना है। अगर NO प्लस है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, NO है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड है NO, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, मतलब कोई एसिडिक बेसिक कैरेक्टर नहीं है, वो एग्जैक्टली न्यूट्रल ऑक्साइड है। और इलेक्ट्रॉन है, डाइमराइज नहीं करता है। बात क्लियर? चलिए, NO का स्ट्रक्चर क्या होगा बताने की जरूरत है। हाउ विल यू ड्रॉ NO का स्ट्रक्चर? बताने की जरूरत है NO का स्ट्रक्चर? नहीं है? बना लेंगे? बनाएंगे? जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसका स्ट्रक्चर क्या आप अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे बना सकते हैं? V+ है माइनस C+A करके? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन जो है वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। भैया क्या ये लीनियर के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है इसके अंदर? 2 ही तो एटम्स है, तो लीनियर ही तो रहेंगे, जैसे भी रहे। कोई और प्रोजेक्शन हो सकता है, सीसॉ ये वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ही तो एटम है। तो आप सिंपली अपना क्या यूज करिए, वो जो ऑक्टेट रूल आप यूज करते थे ना बचपन में, लुईस डॉट कैरेक्टर, वो लुईस डॉट वाला कैरेक्टर यूज करेंगे अपना, आप उसका बना लेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो NO N ट्रिपल बॉन्ड O होता है, दैट इज व्हाट इज NO, और उसके बाद O के ऊपर प्लस आ जाता है। दिस वुड बी द स्ट्रक्चर NO प्लस। वाई आई एम राइटिंग इट दिस वे? क्या मैं 2.5 बॉन्ड दिखा सकती हूँ उनके बीच में? कैन आई शो 2.5 बॉन्ड? क्योंकि NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो मैं 2.5 बॉन्ड तो दिखा नहीं सकती, इसलिए मैं NO प्लस का बना रही हूँ, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। N ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज। बात क्लियर? चले आगे। अब आते हैं हम नाइट्रोजन सेस्कियो ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। ये क्या है? देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर स्ट्रक्चर वाइज बात करें, एक स्ट्रक्चर इसका ये वाला रिपोर्टेड है, दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका रिपोर्टेड है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स, वो ये वाला रिपोर्टेड है। These are the 2 structures of N2O3 which are reported. Now one type of question that I get is, इनमें से कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड में NON बॉन्ड है, या फिर कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में N बॉन्ड है, NN डायरेक्टली अटैच है, या NON बॉन्ड है ना। तो इसके दोनों ही स्ट्रक्चर वैलिड है। लाइट की प्रेजेंस में दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो अगर पूछा जाए NN बॉन्ड तो भी इसे गिनना, अगर पूछा जाए NON बॉन्ड तो भी इसे गिनना, ठीक है। बात समझ आई? इसको गलत नहीं करेंगे। ये सबसे कॉमन सवाल है जो इनऑर्गेनिक में आपसे पूछे जाते हैं। NON बताओ इनमें से कौन से ऑक्साइड्स में है, बताइए इसमें NN किस में है, ऐसे फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स में POP के बॉन्ड्स कितने हैं, PO बॉन्ड्स कितने हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस वी गेट। सो दोनों ही स्ट्रक्चर्स इसके रिपोर्टेड है और दोनों ही स्ट्रक्चर्स लाइट की प्रेजेंस में इंटर कन्वर्टेड रहते हैं, राइट। सबसे कमाल की बात यह है कि ये वाला जो बंदा है ये एसिडिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। अब ये एसिडिक ऑक्साइड किसका है? दिस इज नोन एज एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रस एसिड. This is considered as anhydride of nitrous acid. For all those new students, those who don't know inorganic nomenclature कि अस, इक, ऑर्थो, मेटा, पायरो क्यों लगा देते हैं, पायरो वगैरह तो मेरे को भी डिस्कस करना है, कुछ मैंने डिस्कस कर लिए इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर,
तो और उसकी मेरे पास वीडियोस नहीं है. इफ़ यू वांट टू लर्न दैट यू कैन स्टे 15 मिनट्स आफ्टर द क्लास. आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि कंफ्यूजन होता है नाइट्रस, नाइट्रिक, हाइपो पर कहाँ लगा दिया जाता है, तो उसके नाम के लिए आई विल गिव a small session to you people, right? So this is known as anhydride of nitrous acid. What do you mean by anhydride? Anhydride हमेशा कैसे बनता है? एसिड से पानी निकाल के we get anhydride. ऑर्गेनिक वाली बात करूं तो भैया एसिड कौन है? ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लो इस एसिड के, सोचो इसमें 2H, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन होगा, 4 ऑक्सीजन हो गए. इसमें से हम पानी निकालते हैं. ठीक है, हम लोग कितने H 2 मैक्सिमम H है, मतलब एक ही वाटर आप मैक्सिमम निकाल सकते हो उससे. ऐसे निकालोगे तो 2H गायब, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 में से 1 गायब हो गया, क्या बन गया? N2O3. तो जब एसिड में से पानी निकालते हैं तो क्या बनता है उसका? एनहाइड्राइड. तो N2O3 को क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड. उल्टा ये समझ लो कि अगर आप N2O3 में पानी डालोगे, क्योंकि एनहाइड्राइड में पानी डालते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो एसिड दे देता है. सेम चीज यहाँ होगी, इसमें पानी डालेंगे तो ये हमें क्या दे देगा बेटा? नाइट्रस एसिड. तभी तो कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो पानी डालने में एसिड बनाए. तो पानी डालने में एसिड बना दिया इसने, एसिडिक ऑक्साइड है. बोलिए बात क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला. इसके एनहाइड्राइड ये किसका है? नाइट्रस एसिड का. Is that clear? इसका प्रिपरेशन जनरली किया जाता है 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिएक्ट करा के. तो आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को जब रिएक्ट कराते हो आपस में तो वो क्या दे देता है? नाइट्रोजन सेस क्यू ऑक्साइड N2O3, राइट? बात क्लियर? नाउ हम लोग आ रहे हैं NO2 पे ही, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. चलिए सुने मेरी बात. NO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 ऑक्सीजन के, 7 उसके ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? तो ये बंदा भी क्या है मेरा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ना जहां पर भी बेटा मैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में फंसती हूं, मैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं सकती यूजिंग द नॉर्मल ट्रेंड. हाँ, V+M -C+A जो आप यूज करते हो स्टेरिक नंबर वाला, उससे आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते. कैसे निकालोगे? ऑड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हाफ कैसे करोगे फिर उसका, है ना? तो आप इसका, इन सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन याद किया जाता है. कैसे याद किया जाता है? कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, कितने लोन पेयर रख रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, उन सब बेसिस पे. तो ऐसा देखा जाता है कि NO2 का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा वो इस प्रकार है, और जो ये जो रेडिकल है ना इसका, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है. तो अगर ये रेडिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो एक, फिर ये सिग्मा 2 और एक ये 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्लेनर इन नेचर हैविंग द ऑड इलेक्ट्रॉन इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक ना, ये बंदा जो है ये जैसे है फटाफट से जाके क्या कर जाता है? डाइमराइज कर जाता है, N2O4 बना देता है. NO2 एक ब्राउन कलर गैस है जो कि डाइमराइज करके बना देता है N2O4 जो कि एक कलरलेस गैस है. और NO2 का जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो होता है रिंग टेस्ट, है ना? तो आप लोगों ने स्कूल में पता नहीं करा है नहीं करा, ब्राउन रिंग टेस्ट. आदित्य ने करा है ब्राउन रिंग टेस्ट? कभी आई है ब्राउन रिंग अच्छी सी? वेरी गुड, तूने करा है. एकदम साइड से जब H2SO4 डालोगे ना अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब तब, और एकदम जैसे जब इसका प्रोसेस होता है, आप अपना टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसमें आपके पास जो है नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है. नाइट्रेट आयंस आपके पास प्रेजेंट होंगे. नाइट्रेट आयंस में आप डालोगे H2SO4 और FeSO4. H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो Fe को कन्वर्ट कर देगा Fe+3 में. कुछ Fe+2 अनरिएक्टेड बच जाएंगे, वो Fe+2 नाइट्रेट और NO गैस यहाँ से प्रोड्यूस होता है. वो सब कुछ मिला के एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देते हैं. तो उसके लिए जब H2SO4 डालना होता है दैट इज अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एंड टेस्ट ट्यूब हैज टू बी हेल्ड स्लैंट, और इसको बहुत स्लाइटली आपको सीधा करना होता है, अदरवाइज ब्राउन रिंग पूरी खराब हो जाती है. बहुत ही डेलिकेट टेस्ट होता है.
तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग करते हैं नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए। तो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कौन सी होती है, ब्राउन कलर गैस होती है, जो कि डाइमराइज करके किस में चली जाती है, एक कलरलेस स्पीशीज या कलरलेस गैस में चली जाती है। नाउ ये क्यों डाइमराइज कर रहे हैं, हाँ तो वो भी तो था, तुम्हें कैसे पता एंटीबॉन्डिंग, मतलब उसका एंटीबॉन्डिंग में वो कर नहीं रहा तो इसका एंटीबॉन्डिंग में नहीं होगा, सीधा सा एक्सप्लेनेशन नहीं। इसमें एंटीबॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो आप ये देखिए, अगर आप ये N2 लेते हैं इस तरीके से NO2, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 वाला जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक और NO2 आ गया जिसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 वाला जिसमें एक अनदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये आपस में देखिए डाइमराइज कैसे करेंगे, इसका हाइब्रिड sp2 इसके हाइब्रिड sp2 के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये याद रखना। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, और ये मेरा इस तरीके से NO2 जो है, N2O4 जो है वो बन जाएगा। सो दिस इज माई N2O4। तो एकमात्र रीजन तुम्हें बताऊं कि तुम्हें कैसे याद रहेगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। जैसे मतलब हमें क्या पता फ्री रेडिकल के लिए, अभी तो पढ़ी रही होगी फ्री रेडिकल के लिए, कि फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। हमें क्या पता इसका sp2 होगा, है ना। तो इसका sp2 होने का एकमात्र रीजन ये है कि ये डाइमराइज करता है। तो डाइमराइज करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रख दिया होता तो पहली बात इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती, एक चीज। दूसरी, अगर sp होती तो वो डाइमराइज नहीं कर पाता, क्योंकि p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल दूसरे अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, और पाई बॉन्ड सिग्मा के बाद बनता है, दोनों के बीच में सिग्मा तो बना ही नहीं, तो पाई कैसे बनेगा। तो वो अपना डाइमराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर पाते। ये डाइमराइज करता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को जनरली कहाँ रखता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2। बी वेरी क्लियर विद द फैक्ट्स। नाउ अगर आपसे पूछा जाए, अभी तक आपने जितने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े हैं, इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में NON बॉन्ड किसमें है, NON सिर्फ N2O3 में, N2O में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है NON बॉन्ड। और NN बॉन्ड किसमें है, NN। देखिए जब NN बोला जाए ना तो प्लीज डोंट से कि मैम NN डबल या NN सिंगल। NN मतलब चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, N और N का कनेक्शन होना चाहिए, आपस में डायरेक्टली अटैच होने चाहिए। तो N2O में भी NN है ना, NO में नहीं है, N2O3 में भी है और N2O4 में भी है, ठीक है। तो NN बॉन्ड सिर्फ NO को छोड़ के सब में है, जबकि NON सिर्फ किस में है, N2O3 में। इज दैट क्लियर टिल नाउ। नाउ हाँ जी, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट इस बार जो मैंने तुझे क्लास में बताया था ना, जेई का सवाल आया था जो उसमें दिक्कत हो गई थी, उसको आप एक मैंने, अगर उसमें रेजोनेंस हो रही है तो। चलिए आगे चलते हैं। कैन आई रब दिस। अच्छा NO2 या N2O4 जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड ही है। दिस इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, बट ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब ये है एक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं है, ये दो डिफरेंट एसिड का एनहाइड्राइड है। तो अगर आप एक एसिड लो नाइट्रस एसिड, एक लो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस और नाइट्रिक, अगर इसमें अगर हम लोग इसे हीट करें, इसमें से पानी निकाले तो पानी तो एक ही निकलेगा ना, क्योंकि 2 ही H है। तो 2 H से एक पानी निकला, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 5 में से एक निकल गए 4, तो N2O4 मिला ना। तो N2O4 एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों का एनहाइड्राइड है। इसका मतलब N2O4 में अगर मैं पानी डालूंगी तो मुझे दोनों एसिड मिलेंगे, मिक्सचर नाइट्रस एंड, तो आई गेट द मिक्सचर। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन एक बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है। एक तो सिंपल प्रिपरेशन है जो हम लोग सिंपल सा डिस्कशन करते हैं कि आप लेड नाइट्रेट को क्या कर दीजिए, डिकम्पोज कर दीजिए। लेड नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो आपको मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये तो अब एक फेमस सा सवाल हो चुका है,
ठीक है, हो गया। अब अनफेमस चीज, कौन से ऐसे नाइट्रेट्स है जिनको डिकम्पोज करके ब्राउन गैस मिलती है? एक नाइट्रेट है लेड नाइट्रेट, दूसरा नाइट्रेट है लिथियम नाइट्रेट, तीसरा है मैग्नीशियम नाइट्रेट, चौथा बेरिलियम नाइट्रेट। और इनफैक्ट जो भी नाइट्रेट्स आप ग्रुप 2 के ले रहे हैं, सारे नाइट्रेट्स डिकम्पोज करके NO2 देते हैं। तो विच ऑल नाइट्रेट्स ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव यू NO2? तो सबसे पहले लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज करके NO2 देगा, क्योंकि ये किस में आता है? एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। एस ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं कि लिथियम का नाइट्रेट एक ऐसा नाइट्रेट है जो डिकम्पोज करके लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। बाकी अगर आप कोई और एल्कली मेटल नाइट्रेट लो, सॉरी जैसे आपने सोडियम नाइट्रेट लिया, कोई और एल्कली मेटल नाइट्रेट लोगे तो वो डिकम्पोज करके देगा सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, इट विल नॉट गिव यू ब्राउन गैस। तो अगर आपको ये याद रखना है, लिथियम बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 विल गोइंग टू शो डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, देयरफॉर इट्स नाइट्रेट डिकम्पोज करके मुझे क्या देता है? ब्राउन कलर गैस। लिथियम इज इन डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, तो इसलिए मैग्नीशियम नाइट्रेट भी डिकम्पोज करके बेटा मुझे क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है भैया, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ रिएक्शन है ना, ये वाला। तो एग्जामिनर अब लेवल को टफ करने के लिए क्या करेगा भैया? एनसीईआरटी से एक लेवल अबव। हालांकि ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन एस ब्लॉक में लिखा है, और जब NO2 का सवाल आता है दिमाग कहाँ चलता है? पी ब्लॉक पे। और पी ब्लॉक में तो एक ही रिएक्शन को, हाँ दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज आउटसाइड एनसीईआरटी, दिस इज नॉट आउटसाइड एनसीईआरटी, दिस इज इनसाइड एनसीईआरटी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मैग्नीशियम नाइट्रेट भी देता था। अब आप कोई और नाइट्रेट कोई भी ले लो ग्रुप 2 का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सारे नाइट्रेट डिकम्पोज करके NO2 ही देते हैं। ऑल द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 डिकम्पोज, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 on decomposition give NO2। बात क्लियर हुई? तो अब इन सारी प्रिपरेशंस को भी हम ब्राउन कलर के लिए, NO2 के लिए याद रखेंगे। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट ऑक्साइड जो हमारा बचा है वो क्या है? N2O5। N2O5 को बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर देखो तो बाल को यहाँ सुनो, ये N2O4 है, नाइट्रोजन के इधर की साइड सिर्फ यही बॉन्ड बन सकते हैं, है ना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल, यही तो बना सकता है, ज्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता। तो अब इधर तो ऑक्सीजन नहीं लग सकता, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाला ना N2O5 में, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे NN के बीच में एज अ ब्रिज लग जाता है। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? NON। तो NON बॉन्ड वाला एक और आपके पास आ गया, और वो कौन सा है? N2O5। बात क्लियर? N2O5 जो है ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3 का एनहाइड्राइड बोला जाता है, क्योंकि अगर HNO3 में से एक वाटर निकाला जाए तो N2O5 बनेगा, या फिर N2O5 में पानी डाल दिया जाए तो भी HNO3 ही बनेगा। तो ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। बात क्लियर? तो बताओ अभी तक कितने एसिडिक ऑक्साइड पढ़ लिए? एसिडिक मतलब ये न्यूट्रली पूछेगी मैडम, तो कितने एसिडिक ऑक्साइड पढ़ लिए? खूब सारे। कैसे? ग्रुप 13 का एसिडिक ऑक्साइड बताओ। B2O3। B2O3 इज एसिडिक ऑक्साइड। बोरॉन का पानी डालेंगे क्या बनता है? बोरिक एसिड। बोरॉन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम, ये तो एम्फोटेरिक है ना? गैलियम वगैरह सब एम्फोटेरिक, फिर सब बेसिक हो जाएगा, तो हटा दो। ग्रुप 13 में सिर्फ एक B2O3 आ गया। ग्रुप 14 में कौन है? CO2, SiO2, दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि SiO2 में पानी डालता है सिलिसिक एसिड बनता है, और CO2 में पानी डालेंगे कार्बोनिक एसिड बनेगा। CO नहीं होगा, बिकॉज CO क्या होगा मेरा?
न्यूट्रल ऑक्साइड। जर्मेनियम ऑक्साइड के ऊपर थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया जाए, दिस इज नॉट एम्फोटेरिक, जर्मेनियम इज नॉट एम्फोटेरिक, इट इज डिस्टिंक्टली एसिडिक। तो जर्मेनियम ऑक्साइड चाहे GeO ले चाहे Ge2O3 ले, इट इज मतलब GeO2 ले, दैट इज डिस्टिंक्टली एसिडिक जर्मेनियम। अब लिखना याद आ रहा है सबको, तो ऐसे रिकॉल करते जाना चाहिए बीच में। यह कहाँ पहुंच गया हम? ग्रुप 14 पे। अब 15 पे बताओ कितने एसिडिक ऑक्साइड पढ़ लिए? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी एसिडिक की? N2O3 से। तो N2O3, N2O4 और N2O5, यही 3 एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, लंबी लिस्ट हो गई। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑक्साइड इनमें से जितने आपने ऑक्साइड्स पढ़े हैं आयनिक है? विच ऑक्साइड इज आयनिक? हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हमने पढ़े, इनमें से कौन सा ऑक्साइड मेरे पास आयनिक है? देखिए, एक क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करना होता है जब एसिडिटी को डिस्कस करते हैं, मैं आयनिक कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं, वो है फजान्स रूल। बिकॉज फजान्स रूल की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन रुकिए, फजान्स रूल ये कहता है कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन का साइज छोटा होगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर चार्ज कितना है। एक कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, उसका कैरेक्टर उतना ही क्या होगा? कोवेलेंट। ये या वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो ऑक्साइड्स है, फजान्स रूल इज मेनली वैलिड इन द कंपाउंड्स व्हिच आर आयनिक एंड ट्राइंग टू बी कोवेलेंट, दे आर प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट? क्योंकि अगर मैं फजान्स रूल यहाँ लगाऊंगी तो मेरा सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? +5। नाइट्रोजन के ऊपर +5 हुआ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? फजान्स रूल के हिसाब से हाईली कोवेलेंट। और N2O क्या होना चाहिए? आयनिक। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली में N2O5 आयनिक होता है। इससे आपसे 2 सवाल आ सकते हैं, क्यों आयनिक होता है वो भी बता देती हूँ। इसका एक इस तरीके से सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, N2O+, NO3-। इन सॉलिड स्टेट इज एग्जिस्ट लाइक दिस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना PCl5, PCl5 इन द सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट लाइक PCl4 प्लस PCl6-। आयनिक बना नहीं बना सॉलिड स्टेट में? तो PCl5 भी आयनिक होता है। कैसे? क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6-। ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसमें हमने कल क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में बहुत सारे PCl5 बगल बगल में होंगे और एक्सियल बॉन्ड्स उसके स्टेबल नहीं है, टूट सकते हैं। तो ये एक एक्सियल बॉन्ड टूट के दूसरे पे लग जाएगा, तो दूसरा वाला बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल PCl6-। ये टूटा इसका एक्सियल, तो ये क्या बन गया? PCl4+। तो PCl5 आयनिक होता है। सिमिलरली N2O5 भी आयनिक होता है, NO2+ एंड NO3-। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आई कैन गिव फ्रॉम हियर? आई विल आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन N2O5? कितने तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है N2O5 में? मैंने मेंशन नहीं किया सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, तो आप सब कुछ लोगे तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। बात क्लियर? कोई डाउट? ये एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन हालांकि नाइट्रोजन रिलेटेड नहीं है, बट ये भी क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड है। तो इस पता नहीं मैंने पहले बताया नहीं बताया, पर टेस्टों में मैं बहुत ज़रूर देती हूँ। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है टेस्ट में देने के लिए। कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वी हैव? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड? इसको एक बक्से में लिख लेना, दिस इज नॉट नाइट्रोजन ग्रुप बट जस्ट अ जनरल डिस्कशन। वेरी पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग के अगर आप अपने टेस्ट छान के निकालोगे ना तो आधे से ज़्यादा टेस्ट में इस सवाल बार बार रिपीट किया गया मैंने। ऑल टाइप्स कौन से होते हैं? आयनिक होता है इसमें, आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है,
कोऑर्डिनेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, यस। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, N2O5 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें सारा होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट आयनिक हाइड्रोजन, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के जो ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कॉपर +2 आयंस प्रेजेंट रहते हैं सेंटर में, और इन कॉपर 2+ को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सपोर्ट कर रहे होते हैं, लाइक दिस। 4, 5 नहीं है तो 5 स्ट्रक्चर में, बट 4 ही सपोर्ट करते हैं। फिर अपने पास यहाँ एक सल्फेट रहता है, देखो ये ऐसे बना लो इस वाटर को इस तरीके से, देखिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ सल्फेट मॉलिक्यूल रहेगा। सल्फेट क्या होता है, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये सल्फेट होता है। और एक और वाटर और है, क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो एक वाटर और है यहाँ पे, ये रहा, देखो कितना बेहतर स्ट्रक्चर है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सल्फेट और कॉपर के बीच में आयनिक बॉन्ड, वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, सल्फेट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बक्से में डालना, अपना वो पिटारा बनाओगे पतली सी कॉपी, उसमें जरूर लिखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, अ डिफरेंट वर्जन, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, 4। कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 1। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो N2O5 का याद रखेंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एज NO2+ एंड NO3-, सो इट ऑल्सो हैज आयनिक कैरेक्टर इन इट। PCl5 एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में एज PCl4+ एंड PCl6-, तो उसमें भी सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। बोलो बात क्लियर हुई, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि वो वैलिड होता है कंपाउंड्स में जो आयनिक होते हैं और कोवेलेंसी अटेन करते हैं। ये तो प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर हर जगह एक सिंपल चीज वैलिड होती तो केमिस्ट्री पढ़ने आते तुम लोग? तुम पढ़ रहे होते अपना बैठ के घर पे अपनी किताबों से, है ना भैया। चलिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मुझे बताओ ऑक्सो एसिड क्या होते हैं? अरे वाह, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स और OH ग्रुप में फ़र्क है ना, ऑक्सीजन तो वैसे भी आ सकता है कहीं से, नहीं, स्पेसिफिकली ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं OH कंटेनिंग एसिड्स। ऑक्सीजन तो हो ही गया ना, बट OH होना चाहिए उसके अंदर। तो ऑक्सो एसिड्स हैव OH ग्रुप्स। तो क्या ये एसिड है? वेरी पॉपुलर सवाल, मेरा फेवरेट। ये बेस है? क्या बात करो, बेस है भाई, जैसे AlOH होल थ्राइस नहीं होता। Yes, this is acid. This is not a base. तो please don't get confused. This is boric acid, H3BO3। बना नहीं देता, ये है ही वो, पर उसको लिख दिया हमने ऐसे BOH होल थ्राइस करके, है ना। तो this is acid and this is base। इसको हटा दो पिक्चर से, हम लोग एसिड्स की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स कौन है बेटा? नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का डिटेल बता देती हूँ, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। हमारे पास जो भी एसिड्स होते हैं उनमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जो है चेक करते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +3। यहाँ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +5। जब भी आपके पास ऐसा एसिड है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, जैसे ये, तो इसके आगे जो सफिक्स लगेगा उस सफिक्स को बोलेंगे बेटा इक। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट है उसमें जो सफिक्स लगेगा उससे बोलेंगे बेटा अस। ठीक है, तो यहाँ लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये अस एसिड हुआ, ये एक एसिड हुआ, इसे बोला जाएगा नाइट्रस एसिड, और इसे बोला जाएगा बेटा क्या?
नाइट्रिक एसिड। बोलो बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, जो भी अस एसिड है बेटा, अस एसिड, उसका जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट मतलब उससे जितने मैक्सिमम H निकाल सकते हो निकाल दो। तो HNO2 का स्ट्रक्चर क्या है? HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? दिस इज HNO2, यू कैन सी देयर इज OH। तो कितने मैक्सिमम H निकाल सकता है ये? एक। तो अगर एक मैक्सिमम H ये निकालेगा तो क्या होगा? क्या बनेगा? NO2 माइनस बनेगा। तो अगर मैं NaNO2 लिख दूं या KNO2 लिख दूं, क्योंकि ये सारे क्या NO2 माइनस वाले हैं ना, तो जो भी अस एसिड का सॉल्ट हुआ उसके आगे सफिक्स लगेगा आइट। तो इसके आगे सफिक्स क्या हो जाएगा? आइट। मतलब ये क्या बन गया मेरा? सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, लिथियम नाइट्राइट, लाइक दिस। तो अस एसिड का जो सॉल्ट होता है उसका सफिक्स होता है आइट, तो दिस इज सोडियम नाइट्राइट, है ना। सिमिलरली एक एसिड का जो सॉल्ट बनता है, तो एक एसिड मेरा कौन सा बेटा? HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? This is HNO3, nitrogen lone pair is forming a coordinate bond with oxygen. This is HNO2. Now इसमें भी एक ही H निकाल सकते हो आप। एक H निकालोगे क्या बनेगा? NO3 माइनस। तो जो इसका सॉल्ट होगा वो होगा जैसे NaNO3 लाइक, तो उसका सफिक्स होता है 8। तो we'll going to call it as sodium nitrate। बात क्लियर? पोटेशियम नाइट्रेट, तो एक एसिड का जो सॉल्ट होता है वो आइट बनता है, और जो एक एसिड का साइट होता है वो 8 बनता है, जो अस एसिड का सॉल्ट होता है वो आइट बनता है। ठीक है, अब एक रूल बता रही हूँ जो आगे से कभी नहीं भूलेंगे हम, किसी भी प्ली ब्लॉक को स्टडी अगर कर ले तो, वो ये है, ऑक्सो एसिड्स की अगर आपको एसिडिटी चेक करनी है तो आप कभी भी एसिडिटी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक नहीं करते। ये एकदम एक्सट्रीमली गलत कॉन्सेप्ट है जो पता नहीं कितने बच्चों को बताया जाता है। इट इज एग्जैक्टली रॉन्ग। ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी इज नेवर चेक्ड यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर सेम आएगा, बट तरीका गलत है, क्योंकि अगर रीजन पूछ लिया जाए तो आप गलत बता देंगे, है ना। तो आप ये बोलेंगे, वैसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +5 है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। बट ये कॉन्सेप्ट तो लुईस का है, बट ये तो कोई लुईस एसिड नहीं है ना, ये तो प्रोटोनिक एसिड से, तो H+ देना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ऑक्सो एसिड्स की अगर आपको एसिडिटी करनी है, ये यहां नहीं बेटा, हर जगह, एवरीवेयर, वेयर एवर इट इज यूज्ड। ऑक्सो एसिड्स की अगर आपको एसिडिटी करनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के। OH ग्रुप्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड O के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों हुआ है? सी हियर, देखिए जब ये प्रोटोनिक एसिड है जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ये जब H+ निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आया तो वो रेजोनेंस में जाएगा ना डबल बॉन्ड O से, तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्टेबल। ठीक है, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? एसिडिटी। एक चीज, OH से क्या होता है? अगर OH की बात करेंगे तो जैसे अभी मैं आगे जाऊंगी, जैसे फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड पर आएंगे तो OH बढ़ते जाएंगे ना, तो OH से क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन होने लगेगी, तो एसिडिटी घट जाती है। इसलिए OH बढ़ेंगे तो एसिडिटी कम होगी, डबल बॉन्ड O बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। यही कॉन्सेप्ट लगेगा सिर्फ ऑक्सो एसिड की एसिडिटी में, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। दो इट विल गिव यू द सेम आंसर, बट द कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, एक्सप्लेनेशन इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, अब इधर बताओ दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होने वाला है?
हालांकि डबल बॉन्ड हो तो दोनों में एक ही दिख रहे हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट भी तो डबल बन सकता है ना रेजोनेंस से। तो इसका मतलब एक तरीके से दो इफेक्टिव डबल बॉन्ड हो यहाँ होंगे, एक इफेक्टिव यहाँ होगा, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? नाइट्रिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन नाइट्रस एसिड। सो एसिडिटी में नाइट्रिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन नाइट्रस। ठीक है, अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। लेकिन नाइट्रिक एसिड में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में है? +5। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स खूब सारी, मैक्सिमम कितनी थी? +5 ही मैक्सिमम थी ना, मिनिमम तो बहुत सारी थी, लेकिन +5 वो मैक्सिमम। तो क्या नाइट्रोजन कभी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को और बढ़ा सकता है? मतलब सिर्फ क्या कर सकता है? कम कर सकता है। तो अगर आप अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना चाहेगा तो खुद तो रिड्यूस होगा, तो दूसरे बगल वाले बंदे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये बनेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर हुई? चले आगे, चलिए लेट्स डू द डिस्कस डिटेल डिस्कशन अबाउट नाइट्रिक एसिड। सारे कंपाउंड्स नाइट्रोजन के एक एक करके पढ़ेंगे, फिर फॉस्फरस के भी पढ़ेंगे और ऐसे ही करते चले जाएंगे।